अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम उपस्थित हैं गोरखपुर में और चूँकि अभी त्रिस्तरीय चुनाव की एक उद्घोषणा हुई, पहले चरण का मतदान भी हुआ, उसके मद्देनज़र और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, इन सभी एक मुद्दा है। चूँकि राजनीति है तो मुद्दे होना ही स्वाभाविक है और इन्हीं मुद्दों पे एक चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश प्रवक्ता वैभव जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार आपका। त्रिस्तरीय चुनाव की उद्घोषणा हुई, आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर चुनाव के लिए उतर आई गोरखपुर महानगर में। फिर 2022 की जो रणनीति है वो साफ समझ में आ रही है कि किस तरह से आप एक नई रणनीति के तहत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, चुनाव लड़ना ही सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष का अभाव पड़ चुका है और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार दिल्ली के अंदर एक नए विज़न और एक नई नीति को लेकर के सरकार चलाई है और जनता के हित के लिए कार्य कैसे किए जा सकते हैं ये दिखाया है। वो हम चाहते हैं कि एक मजबूत विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को वो विकल्प मिले। इस मकसद के साथ हम आ रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन हमारा मकसद है। सिर्फ सरकार बनाना ही हमारा मकसद नहीं है। जनता को एक अच्छी सरकार मिले, जो उनकी जन सुविधाएँ हैं, जो उनकी अधिकार हैं वो उन तक पहुँचे, यही हमारा मकसद है। इसी मकसद को लेकर उत्तर प्रदेश में हम आ रहे हैं। सर, अभी फ़िलहाल का जो प्रकरण है, करंट प्रकरण जिसको कह सकते हैं, वो है कोरोना। कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आपकी नज़र से या आम आदमी पार्टी के आप एक प्रतिनिधि हैं, आपका क्या ये ऐसा मत है, क्या आप कहना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मौजूदा सरकार है, कितना सफल हो पाई है कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए? देखिए, मैं कुछ कहूँगा तो ये लगेगा कि ये मैं विपक्ष में रहने के नाते मैं कटाक्ष कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये है कि पिछले एक साल में जब हमें मौका मिला कि कोरोना को लेकर हम गंभीर हो जाएं, उसमें जो हमें सुविधाएं आज हमें देनी चाहिए थी वो हम देने के लिए तैयार होते, अपने आप को परिपक्व कर सकते थे, वो हमने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब हम तैयारी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये अफसोस होता है कि आज प्रदेश के अंदर जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग तड़प रहे हैं। एक एक सांस की कीमत आज लोगों को मालूम चल रही है। पानी बिका करते थे, लोग सोचते थे, लेकिन ऑक्सीजन बिकेगा। जिस कदर से ऑक्सीजन की आज किल्लत हुई है, मतलब बहुत ही अफसोसजनक है। मैं इस पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन इन सरकारों को जगाना भी जरूरी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी जी बंगाल चुनाव में जाकर उत्तर प्रदेश के बारे में तमाम बातें बताते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने प्रदेश की जनता को क्या डिलीवर कर रहे हैं? आपने जनता को अपने बदहाल अवस्था पे बिल्कुल छोड़ दिया। आज जनता खुद ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर ढो के अस्पतालों तक जा रही है। अस्पताल के बाहर ये नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपको मैं एडमिट नहीं करूंगा, आप ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ, आपको बेड दे दिया जाएगा। कहीं ये देखने को मिला कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लोग अपनी दवाइयाँ लेके जा रहे हैं, चादरें तक लेके लोग जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो भयावह स्थिति दिख रही है, हमारे प्रदेश के अंदर शुरू से ही डॉक्टर और कर्मचारियों की जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनकी हमेशा किल्लत रही है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये भी अस्पताल कर दें कि घर से डॉक्टर क्यों नहीं लेके आए। तमाम एलिगेशंस जो है विपक्ष के लोग लगा रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में या जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पे कोरोना नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहाँ पे कोरोना है। कितना सहमत हैं आप विपक्ष की इन तमाम बातों से? नहीं, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सिर्फ चुनाव के मकसद से, चुनाव की राजनीति से कार्य करते हुए दिखे हैं लोगों को, ये मेरा आरोप नहीं है, ये जनता का आरोप है, वो दिख रहे हैं। आज भी बंगाल के अंदर चुनाव चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी पूरी तरीके से नींद से नहीं जाग पाए हैं। कल गृह मंत्री ने कई रैलियां की हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? आखिर देश के सामने आप रखना क्या चाहते हैं? यानी आपका मकसद लोगों की जान और उनसे खिलवाड़ करना ही लगता है बन चुका है, क्योंकि आपका असली मकसद है सिर्फ राज्यों में कैसे अपनी सरकार बनाई जाए। इस वक्त मैं
अपने प्रधानमंत्री जी की और इज्जत मेरे मन में बढ़ जाती अगर वो जब ये समस्या शुरू हुई उसी वक्त वो कहते कि मैं देश का प्रधानमंत्री पहले हूं, मेरे लिए चुनाव जरूरी नहीं है, और वो सारे अपने चुनावी कार्यक्रम रद्द करके और ये जो अब शुरुआत वो करने जा रहे हैं, जबकि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन देर ही सही, वो अब से भी अगर अपने पूरी जो कार्यशैली है वो सिर्फ इस मौजूदा आपातकाल पे लगा दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपातकाल तक घोषित कर दिया है, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से इसे सुचारू रूप से हैंडल करना चाहिए था, सिर्फ चुनावी मकसद से अपने कार्य कर रहे हैं, चुनावी मकसद से जनता के बीच जा रहे थे। और कहीं ना कहीं जब आप रैली करोगे, जनता आपको सुनने आएगी, तो कोरोना तो बढ़ना है ही है। क्योंकि हम अगर अपने आप को घर में रखते हैं तो हम अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी एक हितकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह करने का कार्य किया है। आपने लोगों को सामूहिक रूप से इकट्ठा करने के लिए कार्य किया है। वहीं गृह मंत्रालय कानून बनाता है कि आप अगर कार में अपनी धर्मपत्नी के साथ भी हैं तो आपको मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी लगातार, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये तस्वीरें सामने आई हैं देश के सामने कि किस प्रकार रैलियों में सारे कोरोना के नियमों को धज्जियां उड़ाई जा रही थी और गृह मंत्री जी खुद उसे करते हुए दिखे हैं। तो कितना अफसोसजनक है। आखिर आप किस तरीके से देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये जो नियम है ये हर व्यक्ति के लिए सामान्य है, ये कैसे आप साबित करोगे? कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वीआईपी लोगों के नियम अलग, सामान्य जनता के लिए नियम अलग। पुलिस वाले लगातार इस तरीके की घटनाएं घटती उत्तर प्रदेश में भी दिखी कि मास्क नहीं पहना है तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से एक छोटे से बच्चे के सामने एक पिता को मारा जाता है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये नियम लागू होंगे कि जो वीआईपी लोग इस तरीके की सभाएं कर रहे थे उनके ऊपर भी कोरोना एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होगी? तो ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है जी। चूँकि त्रिस्तरीय आप लोगों ने बेहतरीन अपना जो है परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं, उसी के मद्देनज़र आप 2022 का अपना चुनाव लेके भी आएंगे, विधानसभा चुनाव में आप बढ़िया करेंगे भी। किन मुख्य बातों पे आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं? आपके मैनिफेस्टो में ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जो लगे कि हाँ, जनता क्यों ना आपको चुने? अभी तक जितने भी सरकारें आते रही हैं, कुछ ना कुछ उनके दावे रहे हैं। आप किन दावों पर खड़ा उतरना चाहते हैं? हमारे माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बातें रखें। देखिए, हमारे जो वादे कहें, एक संकल्प पत्र कहें, या हम जनता के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, विज़न क्या है हमारा, ये बहुत ही स्पष्ट है। हमने करके दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता को एक छोटी सी बात है, मैं समझाना चाहूँगा, थोड़ा समय आपका ज़्यादा जरूर लूँगा। उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादक है, बिजली बनाता है, दिल्ली बिजली खरीदता है। उसका उदाहरण आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक दुकान चलाते हैं और कोई सामान की मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हैं, तो उस दुकान पे उस सामान को जब आप बेचेंगे तो कहीं ना कहीं वो सामान जब आप 20 किलोमीटर दूर भेजेंगे तो आप अपने दुकान से उसको कहीं ना कहीं कम दाम में बेचेंगे। 20 किलोमीटर जाने के बाद आपका ही सामान, उसमें ट्रांसपोर्टेशन जुड़ जाएगा, माल भाड़ा जुड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश बिजली बना रहा है, दिल्ली बिजली खरीद रहा है। दिल्ली के अंदर आज बिजली की जो रेट है वो 5.25 रुपये हैं, उत्तर प्रदेश में 8 रुपये हैं। इसके बावजूद दिल्ली आज 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रहा है लोगों को। क्या लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर ये हक नहीं है कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री मिले? उनको भी हक है, उनको सस्ती बिजली मिले, इसका हक नहीं है? उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसके पास जो इनके बजट है वो भी बड़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के कहा कि दिल्ली की जनसंख्या कम है, तो दिल्ली की जनसंख्या कम है तो उसका बजट भी कम है। जब दिल्ली के अंदर हमें सरकार मिली तो हमारे पास 28,000 करोड़ का बजट था, जिसे आज हम बढ़ाते हुए 68,000 करोड़ तक लेके आए पिछले 6 सालों में। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश को कितना बढ़ाया, बजट को कितना बढ़ाया? हमें ये ध्यान देना है कि हम जब सरकार में आते हैं तो हम जनहित के लिए आते हैं, जनहित के कार्यों के लिए आते हैं। सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो 2 रुपए एक आम जनमानस का कैसे उसको बचे, वो हमें जो टैक्स दे रहा है उस टैक्स का लाभ उसको किस प्रकार से मिलता है, वापस कैसे उसकी जेब में जाता है और सबको सामान्य रूप से मिलता है। इसमें ये बिल्कुल नहीं देखा जाता है कि वो किस जाति वर्ग का है। उसी प्रकार अगर 200 यूनिट उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली मुफ्त मिलती है तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या एक उचित कार्य नहीं होगा? उनको कहीं ना कहीं इस महंगाई के दौर में एक राहत देने का कार्य हुआ। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था देख ली जाए, आज कोरोना के हाल में बहुत बुरी अवस्था। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि शायद उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कोलैप्स कर चुकी है, कुछ बचा नहीं है।
जब ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम हो रहा, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बावजूद यहाँ किसी प्रकार की कोई तैयारी देखने को नहीं मिली हमें। और स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है कि आज एक एक बेड के लिए व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है, देख के आंसू निकल जाते हैं, रूहें कांप जाती हैं कि हमारे और आपके परिवार में इस तरीके की परिस्थितियां ना आए। मैं तो कामना करता हूं कि प्रभु से कि इस तरीके की परिस्थिति किसी के भी परिवार में ना आए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, जिससे देश का निर्माण होता है, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी शिक्षित होंगे तो अपना स्वयं का रोजगार भी बना सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर ये देखने को मिल रहा है। इसका छोटा सा उदाहरण है कि दिल्ली में जब हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प जी की जब धर्मपत्नी आती हैं तो उन्हें देश के और किसी सरकारी स्कूल में नहीं घुमाया जाता है। गुजरात मॉडल, जो कि भाजपा सरकार कहते नहीं थकती थी 2014 में, उनको अगर कोई स्कूल घुमाने के लिए मिलता है तो वो दिल्ली का एक प्राइमरी स्कूल होता है जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है। आज गर्व के साथ दिल्ली की केंद्र सरकार भी ये कहती है कि ये हमारा प्राइमरी स्कूल है, आप इसे देखें, और वो तारीफ करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमने शिक्षा के मॉडल को बदला है और इसका सबूत आज केंद्र सरकार ने वहाँ पे अगर अतिथि के रूप में मिलेश ट्रम्प जी पहुँची तो ये उसका उदाहरण है कि हमने कुछ कार्य किए हैं। तो शिक्षा एक बहुत ही जरूरी समाज के लिए एक अंग है। जब शिक्षित होंगे हमारे बच्चे और आपके बच्चे तो वो अपना समाज, आने वाला एक बेहतर समाज बना सकेंगे। वहीं साथ में हम अगर कहा जाए कि हर वक्त एक धर्म की बात करते हैं या किसी चीज़ इस तरीके की बातें करते हैं कि समाज के अंदर सामंजस्य बनाने के लिए भी होना चाहिए, तो आज अपने बड़े बुजुर्गों को, हम परिवार में हैं तो एक अच्छे बच्चे का क्या फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को अपने बच्चे होने का फ़र्ज़ निभाते हुए अपने बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराए। दिल्ली सरकार मुफ्त तीर्थ यात्रा करा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पेंशन योजना, जब से दिल्ली सरकार बैठी है हर तरीके की महिला पेंशन हुआ, वृद्धि पेंशन हुआ, रोजगार का बेरोजगारों के लिए पेंशन हो गया, इस तरीके के पेंशन को भी उन्होंने बढ़ाया है। साथ ही महिलाओं के प्रति जो एक उदारवाद की नीति लोग लेके कहते हैं कि होनी चाहिए, समानता देनी चाहिए। समानता आएगी कैसे? जब उन्हें हम अवसर देंगे पढ़ने का, तब समानता आएगी। हाँ, और उसके साथ ही जो महंगाई आज के डेट में है, अगर हमारे और आपके घर की बच्ची कहीं ट्यूशन पढ़ने जाती है और उसके ट्रांसपोर्टेशन में अगर 100 रुपये प्रतिदिन अप डाउन में लग जाता है तो 3000 रुपये सिर्फ एक बच्ची के माध्यम से परिवार में बच रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा तक दी गई है। क्या ये बस यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ राखी के, रक्षाबंधन के त्यौहार पे देने वाली चीज़ है, या हमें ऐसी सरकार चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 365 दिन हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं हर वक्त कहीं पे भी किसी भी जगह आने जाने के लिए एकदम निडर हों और सुचारू रूप से वो व्यवस्था चले? इसके लिए एक साफ छवि की और साफ नीयत की सरकार चाहिए। यही हमारी मंशा है कि जो हमने दिल्ली में दिया है वो हम उत्तर प्रदेश में भी जनता को दें, क्योंकि ये उनका अधिकार है। जनजीवन में जनता को समाज में सरकार चलाने के लिए जो हमने बनाई है, ये व्यवस्था बनाई है, ये इसीलिए होती है कि रोटी कपड़ा मकान आज के डेट में हर एक व्यक्ति जरूर पूरी कर लेता है, लेकिन उन्हें जो जरूरी सुविधाएं चाहिए जैसे कि इलाज, शिक्षा, स्कूल, बिजली, पानी, इन चीज़ों को अगर हम बेहतर ढंग से अगर देना शुरू कर दें तो इस देश को विकसित राज्य से निकल के विकास का एक प्रमाण के रूप में पूरे दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी और आपके सभी दर्शकों को भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मेरी सभी आपके दर्शकों से एक निवेदन भी है कि कोरोना को कृपया मजाक ना लें, मास्क, सैनिटाइज़र का पूरा उपयोग करें, दूरी जो है बनाए रखें, और हो सके तो अपने परिवार के लोगों को इस तरीके से सुरक्षित करें कि हमें और आपको आज की जो परिस्थितियां दिख रही हैं कि जिस तरीके से अस्पतालों में एक भयावह स्थिति बन चुकी है, हमको किसी भी तरीके से उस व्यवस्था में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम और आप सुरक्षित होकर अपने घर परिवार को रख सकते हैं। मेरी यही शुभकामना है कि आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। स्वस्थ रहें, निरोग रहें। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने भी हमेशा आपको यही कहा है और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप हमेशा से ये पालन करते भी होंगे। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।